क्लासरूम टेक्निक से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पर बिलीव करता हूँ। कैंपस एजुकेशन सिस्टम से मैं रहा हूँ जहाँ क्लासरूम थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो राजभाषा नीति आते ही आपके मन में क्या सवाल आता है सबसे पहले? क्यों हिंदी में काम करना जरूरी है आपको लगता है? क्यों करें हम हिंदी में काम? जरूरी है क्या? मैंडेटरी है? के अनुसार 1976 में जो था उसमें सारे भाषिक क्षेत्रों, सारे देश को भाषिक क्षेत्रों में बांटा गया था। भाषिक क्षेत्र ए, रीजन बी और रीजन सी, 3 भाषिक क्षेत्रों में पूरे देश को बांटा गया था। उसी में आपको ये टारगेट्स दिए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे वार्षिक कार्यक्रम, ये कौन जारी करता है? आपको राजभाषा तक से आता होगा ना, पत्राचार इतना होना चाहिए, नोटिस का प्रतिशत इतना होना चाहिए। ये कहाँ से आते हैं टारगेट्स? सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। लेकिन उसको कहते क्या है? वार्षिक कार्यक्रम, एनुअल प्रोग्राम, जो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा। एनुअल प्रोग्राम गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग जारी करता है। ठीक है, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ये एक तरह से आप समझिए कि नोडल डिपार्टमेंट, नोडल मिनिस्ट्री है इसके बारे में नीति निर्धारण करने के लिए। जो भी आदेश पास होंगे, कुछ भी होगा, वहां से वार्षिक कार्यक्रम जारी होते हैं जिसमें सारे टारगेट्स दिए जाते हैं, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन के अलग। फिर राजभाषा विभाग जो गृह मंत्रालय है उसने कई सारे सर्कुलर्स निकाले हैं, ठीक है। वो सर्कुलर्स भी हम पर लागू होते हैं, उसके अनुसार हमको काम करना होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति भी हमारे कार्यालयों का निरीक्षण करती है। संसदीय राजभाषा की थ्योरी पर मैं जाऊंगा, एक एक एक्ट का एक एक सेक्शन समझाना आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 सेक्शन 4 के तहत संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था, 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से, ठीक है। ये संसदीय समिति, इसकी 3 सब समिति होती है, पहली उप समिति, दूसरी उप समिति, तीसरी उप समिति। बैंक और वित्तीय संस्थानों में तीसरी उप समिति आती है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन से लेगा उसी तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस आपको आते हैं इंटरव्यू में। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्री। फिर इसमें 3 उपाध्यक्ष होते हैं, तीनों सब कमेटी। और बैंकों में कौन सी सब कमेटी आती है? तृतीय, तीसरी उप समिति। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे रेलवे हुआ, उसमें दूसरी उप समिति आती है, ठीक है। तो इसको 30 सदस्यों की समिति को 3 सब कमेटी में बांटा गया है और उनको दायित्व दिए गए हैं। वो जैसे 2023 में नई दिल्ली कार्यालय में संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण है, ठीक है। तो मैं आपको स्रोत बता रहा हूँ कि राजभाषा नीति के स्रोत कहाँ से हैं, कहाँ से पॉलिसी निकल रही है और कहाँ से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिले। 14 सितंबर 1949 हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? 14 तारीख को मनाते हैं, 14 दिसंबर, ये सबको पता होगा। उसी दिन क्यों मनाते हैं? ये सब कुछ भी बोलिए। राजभाषा के लिए स्वीकार किया गया था। राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। पहला बुलेट पॉइंट, इसी दिन संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 10 जनवरी को विश्व रीजनल ऑफिसेस में तो प्रोग्राम होते हैं, दिल्ली ऑफिस में भी होते हैं। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। दिवस हो गया था, फिर बनाइए क्या? विश्व हिंदी दिवस। सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट्स जो मुंबई में वो हर डिपार्टमेंट ही करते हैं। तो केंद्रीय हमारे क्षेत्रीय कार्यालय अलग लगभग सारे के सारे क्षेत्रीय कार्यालय विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, या उस डेट को नहीं तो आगे पीछे हो सकता है कि आपके कार्यालय पर उपस्थित ना रह पाए हैं या कुछ कारण ना हो, तो वो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 343, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 343 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये सारी चीजें आपको राजभाषा.gov.in मैं लास्ट में बता दूंगा। मैं टेक्स्ट बुक्स ये सब चीजों से ज्यादा लैपटॉप आईपैड पे भरोसा करने वाला हूँ। राजभाषा.gov.in खोलिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी, और नहीं तो गूगल जेमिनी तो है ही आपके पास। तो अभी आपको हिंदी होगी
हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ये यहाँ पर बताया गया है। और आप ये जो ये क्या है, हम लोग जैसे लिखते हैं 1 2 3 जो लिखते हैं, ये क्या है? अरेबिक न्यूमेरिकल्स। ये क्या है? 1 2 3 4। ये क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, रोमन है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंक, अंतरराष्ट्रीय। ये क्या है फिर? सॉरी ये जरूरी कागज नहीं तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। रोमन अंक। हम रोमन इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये रोमन ये है 1 2 3 4, ये नहीं। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप इसको कहते हैं। सेकंड पॉइंट, ये भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी में हिंदी। आजकल सोशल मीडिया पे हिंदी को रोमन में लिखने का प्रचलन ज्यादा है। वो वाली हिंदी आप ऑफिस में नहीं लिख सकते, इसको की कभी कभी हम इंग्लिश और बहुत अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं। ठीक है, वो ठीक है, सोशल मीडिया पे चलता है, फिर वो भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है और उसके जरिए भी कम्युनिकेशन हो रहा है, काफी बड़ी संख्या में हो रहा है। तो स्पेशली मैं भी कई बार होता है तो मैं भी मेरे पास तो वॉइस कमांड है इस फोन पे, मैं व्हाट्सएप पे किसी चीज को करने के लिए, सीधे मेल करने के लिए भी मैं वॉइस कमांड से मेल टाइप कर सकता हूँ। लेकिन आपको वो सुविधा हिंदी में भी टाइप करने की इस पे है, और वो भी बोल करके। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ये हमारे संविधान द्वारा बताया गया कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और हिंदी आपको कैसे लिखना है ये भी होगा। अच्छा, हमारा ऑफिशियल कैलेंडर क्या है? संवत है। जब आरबीआई में अब कम इस्तेमाल होता है, मैं नहीं देखता हूँ, पहले काफी इस्तेमाल होता था, लिखते थे, लेकिन अब जो कम इस्तेमाल हो रहा है तो शायद नहीं ही कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये भी जरूरी है, केंद्र सरकार के कार्यालय से क्या तात्पर्य? ये अधिकांश लोगों को कंफ्यूजन होता है। जब हम कहते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे क्या मतलब है? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 रूल नंबर 2, ठीक, उसमें दिया गया क्या अर्थ है बताइए आप। हम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है? नहीं है। अच्छा, कोई और उनका सर कह रहे नहीं है, कोई विपक्ष है या है? मैं हाथ उठाने तो नहीं बोलूंगा आपको, सीनियर पीपल है तो मैं हाथ उठाने नहीं बोलूंगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। एसबीआई, देखिए हम यहाँ जो बात कर रहे हैं आरबीआई एक्ट में मत जाइएगा, हम ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार का कार्यालय माना जाएगा? जी माना जाएगा। एसबीआई बिल्कुल। ओएनजीसी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और लाइक जो कि आपके कई सारे एनबीएफसी हैं वो, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से आता है, क्योंकि सारथी में कई बार लोगों को पूछते सर ये तो हमने तो मिनिस्ट्री से पत्राचार किया ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब राजभाषा रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार द्वारा एनी इंस्टीट्यूशंस ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राजभाषा रूल्स 1976, वो केंद्र सरकार का कार्यालय माना जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनी कमीशन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी माना जाएगा। ठीक है, एसबीआई कार्ड माना जाएगा या नहीं? एसबीआई तो है, एसबीआई कार्ड वो माना जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो क्या मानेंगे उसको? नहीं। आरबीआई सॉरी आरबीआई स्टाफ रेगुलेशन आप पर लागू होता है, आपके बच्चों पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो वहां पर वो नहीं माना जाएगा। तो देखिए जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, राजभाषा रिपोर्टिंग दृष्टि से वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट माने जाएंगे। जैसे आप आरबीआई दिल्ली, आरबीआई चेन्नई को पत्र लिख रहा है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। आपको सारथी में सिर्फ 3 कैटेगरी दिखाई देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर्स, और कोई नहीं दिखाई देती है। सारथी में 27 से ज्यादा ग्रेटर टाइप कैटेगरी दिखाई देती है। ठीक है, वो सारे फिल्टर होकर किस में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर्स। तो आपने आरबीआई चेन्नई को या आरबीआई जयपुर को कोई भी पत्र भेजा, सारथी का आउटपुट लिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी में ही आएगा। आप प्योरली अगर इसको भेज रहे स्टेट गवर्नमेंट को,
तो फिर आपको उसमें ड्रॉप डाउन मेनू में स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप किसी प्राइवेट संस्था को दिख रहे हैं तो देखिए उसमें ऑप्शन आता है अदर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट। तो ये इनवर्ड आउटवर्ड करते समय ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसमें गलती की तो आपकी राजभाषा रिपोर्ट गलत हो जाएगी। आपसे जो क्वार्टर एंड में रिपोर्ट ली जाती है कितने पत्र प्राप्त हुए कितने पत्र गए, वो रिपोर्ट भी गलत हो जाएगी। तो एक इनवर्ड आउटवर्ड करना ध्यान से बेहद जरूरी है। ठीक है, इसमें सर आप देखोगे कैसे कि कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये कैसे थ्री में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास हुआ था, जिसमें आपको देखते हो कि आपको अक्सर कहा जाता है ये बाइलिंगुअल होना चाहिए, ये बाइलिंगुअल होना चाहिए। अच्छा, उन दस्ता जो ये बाइलिंगुअल होना चाहिए, ये जिम्मेदारी किसकी है इंश्योर करना? ये इंटरव्यूज में अक्सर प्रश्न आते हैं। ये डिपार्टमेंट के प्रधानाचार्य जो नहीं गया तो किसकी जिम्मेदारी थी कि डिपार्टमेंट के मुखिया की होती है। कोई और डिपार्टमेंट के मुखिया की होती है। नहीं सर, उन्होंने कहा रीजनल डायरेक्टर, कोई और व्यू? सर जो डिपार्टमेंट का मुखिया होता है उसकी होती है। हेड ऑफ द ऑफिस। हाँ हाँ वही है। रीजनल डायरेक्टर मींस हेड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस एडमिन, हेड ऑफ द ऑफिस होती है सर। हेड ऑफ द ऑफिस। हाँ जी। हाँ, और कोई व्यू है? राजभाषा संघ जिम्मेदार नहीं है, हमें जिम्मेदार आप नहीं बनाओगे। जिम्मेदार नहीं ना, तो हम जिम्मेदार हैं। जैसा सर कह रहे थे रीजनल डायरेक्टर जिम्मेदार हैं। उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी है, ये मेरी वो इंश्योर करेंगे कि ये इनवैलिडली बाइलिंगुअल जारी हो रहा है। नहीं हुआ तो मान लीजिए नहीं हुआ तो वैसे ऐसा कीजिएगा मत, अब मत जारी कीजिए, तो बिल्कुल नहीं हुआ तो जस्ट हो सकता है ना भाई, नहीं किया तो क्या करोगे? भाई किसी को भी हो गया क्या है भारत साक्ष्य अधिनियम, क्या बीएनएस में आपको बुक कर सकते हैं? नहीं। दंड का प्रावधान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के वायलेशंस के लिए किसी भी किसी भी दूसरे तरीके से दंड का प्रावधान लैंग्वेज को लेकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं किया। कोई स्पेसिफिक दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन ऑफिस के डायरेक्शंस और उसके किसी चीज की अवहेलना करने के लिए सब रेगुलेशन के अंतर्गत आपकी तरफ या किसी के ना, मैं नहीं चाहूँगा लैंग्वेज को लेकर कभी किसी की कार्रवाई नहीं होती, लेकिन ओएल एक्ट में ऑफिस लैंग्वेज के रूल्स में या कहीं पर भी और इस तरह का कोई दंड का प्रावधान नहीं, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि भाषा को लेकर किसी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। शुरू से ही पॉलिसी रही है प्रोत्साहन और प्रेरणा, ये हमारी नींव है। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखिएगा, ऑफिस ऑर्डर, रूल्स, नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीज, संसद के पटल पर रखने जाने वाली कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, ये सारे के सारे नोटिसेस, परमिट, लाइसेंस, आप एबीडी से देखते हो कि सारे लाइसेंसेस जो भी होते हैं बाइलिंगुअल जारी होते हैं। और मैं बता दूं उस अधिकारी की जिम्मेदारी है जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। जो एएमसी जारी हो रहा है, जो भी एएमसी नॉर्मली मैनेजर या इनके साइन से सामान्यतः जारी होते हैं। अगर आप जारी कर रहे हैं या आप बना रहे हैं तो अपने अधिकारी को या अपने कलीग को बता दीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है कि बाइलिंगुअल। ठीक है, फिर नोटिस फॉर्म, जो टेंडर फॉर्म वगैरह आपकी वेबसाइट भी बाइलिंगुअल होनी चाहिए, ईपीपी भी बाइलिंगुअल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 में पास हुआ था उसी में आपको उसी में सेक्शन 4 में उसी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो संसदीय राजभाषा समिति का जो लीगल बैकिंग है वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 सेक्शन 4 में। इसमें समय समय पर अलग अलग प्रकार से संशोधन भी किए गए हैं, वो बताए भी गए हैं। समिति का गठन इसके ही जरिए हुआ था। 20 इसके लोकसभा से, 10 राज्यसभा से इसके सदस्य होते हैं
और 1968 में राजभाषा संकल्प पास हुआ था, राजभाषा रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। उसी के तहत आपको ये जो आप देख रहे हो ना वार्षिक कार्यक्रम, एनुअल प्रोग्राम जारी होता है, वो उसी के तहत जारी होता है। तो वार्षिक कार्यक्रम जो है इसी के तहत जारी होता है, ये आप ध्यान रखिए। और वही वार्षिक कार्यक्रम में आपको सारे टारगेट दिए होते हैं जो राजभाषा सेल आपको आपके यहाँ सर्कुलेट करता होगा कि आपका पत्राचार 100% है, नोटिंग का टारगेट 75% है, ये जो भी और चीजें आपको उसमें बताई जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको वार्षिक कार्यक्रम में होता है। और वार्षिक कार्यक्रम जैसा मैंने बताया जारी कौन कर रहा है? गृह मंत्रालय। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आंसर से इसमें कह रहा हूँ ना कि आपको एक दो भी याद रहे तो कभी आपको कोई इंटरव्यू में आ गया तो आपको याद रहेगा। बाकी एक एक लैंग्वेज के सेक्शंस पे जाने की जरूरत है, उसकी लीगैलिटीज आपको नहीं देखना, उसके लिए लीगल सेल होता है अगर उसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के टारगेट्स दिए जाते हैं कि इतना आपको प्रतिशत काम करना है, ये करना है। शिक्षण संस्थाएं जो है उसमें हैंडआउट्स इतना बाइलिंगुअल होना चाहिए, नोटिंग 75 होना चाहिए। बी रीजन में नोटिंग के टारगेट क्या है? आपको ए रीजन में है, बी रीजन में पत्राचार के नहीं, मैं नोटिंग की बात कर रहा हूँ। 50 हम लोग एक क्षेत्र क क्षेत्र में ए रीजन में क क्षेत्र हमारे लिए नोटिंग का टारगेट क्या है? संसदीय समिति की मीडिया में भी आया था, अगर आप लोग विज्ञापन, तो उसमें कहा गया था कि जितने भी विज्ञापन अंग्रेजी में जारी होते हैं वो निर्विवाद रूप से हिंदी में भी जारी हों। वहां पर खर्च की जैसी कोई बात हटा दी गई, लेकिन गृह मंत्रालय ने 50% की स्थिति को बरकरार रखा। तो हमें 50% हिंदी विज्ञापनों पर खर्च करना है। आपके कुल व्यय का 50% आपको हिंदी विज्ञापनों पर करना है। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया आपको क ख ग जम्मू कश्मीर किस में आएगा? ख में। सर आपके सामने स्लाइड की चीज खुली हुई है, आप चेकिंग कर सकते हैं। देखिए ख में क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दादर नगर हवेली क्या है? ये जो है ख में आते हैं आपको। ठीक है। तो में जैसे कि मैंने बताया बिहार, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, दिल्ली और का। और बाकी जितने भी हमारे राज्य बच गए वो सारे के सारे आपको दो क्षेत्र में आते हैं। तो वो भी आपको दो क्षेत्र में ही है। लेकिन जम्मू में शायद थोड़ी अच्छी हिंदी बोली जाती है, क्षेत्र में नहीं है। साक्षर कर लिए राजभाषा में 1976 में बोला गया। तो आपको उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि यह बाइलिंगुअल हो और इनडायरेक्टली बेपरवाह रूप से बाइलिंगुअल होना ही चाहिए, इसमें किसी प्रकार की छूट की गुंजाइश नहीं। अच्छा, जितने भी मैनुअल हैं, संहिता है, देखिए 12 नियम है, इंपॉर्टेंट सिर्फ आपके लिए लाया हूं। वो है मैनुअल बाइलिंगुअल होने चाहिए, भी आपको नियम 11 में कहा गया है। अच्छा, किसी भी कार्यालय में राजभाषा नीति के अनुपालन का दायित्व किसका होता है? और कोई? सर इज एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। आरडी कहने का मतलब वहाँ आरडी शब्द नहीं है, कार्यालय प्रमुख। राजभाषा नियम 12 राजभाषा नीति के अनुपालन का दायित्व वहाँ पर कार्यालय प्रमुख का माना जाता है। तो इसलिए आप जो भी ऐसी नोट बना रहे हैं, पत्र बना रहे हैं, जो आपके क्षेत्र निदेशक महोदय के पास जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल, और आप सभी हम क्षेत्र से हैं, तो हिंदी में ही होना चाहिए, आप मानकर चलिए। नहीं है बहुत ज़्यादा बाइलिंगुअल कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में ही होना चाहिए। इस पर क्षेत्र में और इस मामले में कभी संसदीय समिति आती है तो बहुत नाराजगी व्यक्त करती है वो, और मतलब उनका इस बात का काफ़ी जोर रहता है कि आपको कर क्षेत्र में आप हिंदी में कर ही सकते हैं। आपको ये पत्राचार के लिए इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में पत्राचार कैसे होना चाहिए, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में पत्राचार कैसे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आप किसी एम्बेसी को पत्र लिख रहे हैं, वो क्या करेंगे? मुंबई में कर रहे हो किसी एम्बेसी को या किसी और को, ये फॉरेन कंट्री
खैर क्षेत्रीय कार्यालयों से तो फॉरेन कंट्री में पत्र नहीं भेजे जाते हैं। सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट्स में कई ऐसे स्पेशली डीआईओ जैसे डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पत्र बाहर जाना कॉमन बात फॉरेन कंट्री में। वो क्या करेंगे आप? क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में आते हैं तो हमारे इसमें राजभाषा की चीजें उन पर लागू नहीं होती है। सारथी में आपको जैसा सर पूछ रहे थे लेटर टाइप में फिर आपको फॉरेन कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो राजभाषा रिपोर्ट से बाहर। तो आप ध्यान रखिए अगर आप हालांकि क्षेत्रीय कार्यालय में शायद इसकी समस्या बहुत कम होती है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर आपको सारथी में सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप कोई भी आपको कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है और अच्छा चलिए कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त की परिभाषा क्या है बताइए। किसे कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा, किसे प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा? पारंगत आपने सुना है, पास किया है? कितने लोगों ने पारंगत पास किया? अरे एक ही? अरे हो सकता आपको पहले से पैसे भी नहीं लिए 37,500 मिल गया टैक्स में कट गया सरकार ने खिला दिया। कई सारे जो हमारे दो क्षेत्र के कार्यालय हैं ये आप देखेंगे रेलवे स्टेशनों पर भी आप देखेंगे उनकी क्षेत्रीय भाषा होती है, एक हिंदी एक इंग्लिश। ये भी प्रावधान किया गया है। त्रिभाषा फार्मूला उन राज्यों में पहले उनकी क्षेत्रीय भाषा फिर आपको ये होगा हिंदी। ये अलग अलग समितियों के बारे में चर्चा की, जैसे केंद्रीय हिंदी समिति है, सेंट्रल ओवैसी हिंदी सलाहकार समिति है। फिर उसके बाद अच्छा बैंक की जो राजभाषा कार्य समिति आपने सुना है, अंदर आपको ज्यादा सवाल इससे ज्यादा आपने सुना है राजभाषा कार्य समिति आपके कार्यालय में होगी, सुना है? उसकी तिमाही बैठक होती है, आपके क्षेत्रीय आईडी सर जो उसको चेयर करते हैं, तो ध्यान नहीं को चेयर करते हैं, तिमाही में एक बैठक होनी चाहिए। ये सारे टारगेट्स आपको कितनी बैठकें होनी है ये सारे के सारे आपको दिए हुए हैं, वार्षिक कार्यक्रम जो गृह मंत्रालय भारत सरकार निकालता है। ठीक है। तो वो बैंक की जो कार्य राजभाषा कार्य समिति होती है उसको अध्यक्षता कौन करते हैं ये भी पूछा जाता है। बैंक की केंद्रीय कार्यालय के स्तर पर जो बैंक की राजभाषा कार्य समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय कार्यालय के बैंक एज होल जो राजभाषा के गृह मंत्रालय के अध्यक्ष होंगे। समिति वो ईडी से उसकी अध्यक्षता भी अजय कुमार सर हमारे कार्यपालन हर तिमाही में उसकी बैठक होती है। ठीक है, तिमाही में एक बैठक होनी है और आपको इस तरह से 4 बैठकें होती है। तो एक बैठक से दूसरी बैठक का भी आपको बताया गया कि ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। संसदीय समिति इन चीजों पर भी देखती है। निरीक्षण दौरे तो जैसे मैंने बताया गृह मंत्रालय भी हमारा निरीक्षण करता है। नराकास सर नराकास तो अगर हम लोगों के लिए है आप पूछ रहे अच्छी बात है। हाँ नगर राजभाषा कार्यालय समिति ठीक है। तो जिन 10 शहरों में नगर 10 से ज्यादा कार्यालय होते हैं केंद्र सरकार के उसके तो वहाँ पर नगर राजभाषा कार्यालय समिति ये 10 मैंने स्लाइड में रखा था क्योंकि आप लोग से डायरेक्टली रील नहीं मैंने आपसे वो प्रश्न ज्यादा कि जो नॉर्मली आपके इंटरव्यू में कभी भी आ सकते हैं। तो वहाँ पर नगर राजभाषा कार्यालय समिति गठित की जाती है। जैसे दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यालय समिति है जिसके फिलहाल संयोजक हमारे यहाँ PNB है तो उसमें रिजर्व बैंक के सदस्य हैं तो उसकी छमाही बैठकें होती हैं, छमाही बैठकों में जाते हैं। हमारे यहाँ भी आई हुई है उसकी साल में 2 बार उसकी छमाही बैठकें होती हैं। तो इसमें अलग अलग बैंकों जैसे हमारे यहाँ 49 सदस्य हैं दिल्ली ऑफिस में। आपके इसमें अलग अलग दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं या बीमा कंपनियां होती हैं वो भी इसमें सदस्य हैं। फिर नगर राजभाषा कार्य समिति निरीक्षण दौरे जो होते हैं आपको संसदीय राजभाषा समिति करती है। मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। गृह मंत्रालय आपको निरीक्षण करता है और ये इससे रिलेटेड अलग अलग संस्थाएं हैं। चलिए आपके लिए छोटा सा है जो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। ये आपको इंटरव्यूज में अक्सर आया करते हैं चुनिंदा में आपके लिए बना के लाया। पहला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर हो सकता है?
Question number 2.